ऐसे हमारे देवधरा से पधारे हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री जयराम दास जी ठाकुर, हरियाणा विधानसभा में स्पीकर और पंचकुला से ही हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, और जिस जिले में ये आदि बद्री का स्थान आता है, क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री जी बता चुके हैं कि इनका वहाँ उस इलाके से बहुत संबंध है, बहुत निकट का एक प्रकार से इन्होंने उसको देख करके सारा जो अपने मन में एक चित्र खींचा हुआ है दादी जी की कहानी से इन्होंने जो बात सुनाई है, ऐसे हमारे जगाधरी विधानसभा से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, इसी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतन कटारिया जी, इन्हीं के साथ इस सारे क्षेत्र के साथ कुछ संस्थाओं का भी जुड़ाव है। जैसे जिक्र किया गया कि सरस्वती को लेकर के ही एक बोर्ड बनाया गया, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड। वो बोर्ड भी लगातार इस सारे कामों में प्रयत्न करके और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उनके सदस्यगण आदि बद्री, आदि केदार, मंत्रा देवी, कपाल मोचन, ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन सब तीर्थों के लिए एक श्राइन बोर्ड भी बनाया गया है। उस श्राइन बोर्ड के सदस्य भी आज यहाँ आए हैं ताकि उनका भी सीधा संबंध इस सारे क्षेत्र से है। आदि बद्री से 4 किलोमीटर आगे एक स्थान है लोहगढ़, जहां बंदा वीर बैरागी बंदा सिंह बहादुर की जब वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने जुल्मों का प्रतिकार किया गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर, उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लोहगढ़ में। वो स्थान भी मात्र 3-4 किलोमीटर आगे है। उस लोहगढ़ स्मारक ट्रस्ट के भी हमारे सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दोनों प्रदेशों के हमारे मुख्य सचिव, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन श्री R.K. सिन्हा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनवृंद, आज का ये अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम, यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूं, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में 2 विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से 2 विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयां हुई, वहां पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे 2 विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीजों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे। तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदि बद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदि बद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। और बहुत जानकारियां, हमको नहीं कोई जानकारी थी कि सरस्वती नदी, उसका कोई अंडर करंट है, आदि बद्री, और यहाँ पहाड़ों से पीछे से नदी कभी रही होगी हजारों साल पहले, वहां पहाड़ों का विघटन हुआ, टाइटैनिक, ऐसे परिवर्तन आते हैं पहाड़ों में। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर या सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा
उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहां है, वहां भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहां भी सरस्वती निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता यह बनी कि दोनों नदियां और उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी है दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है, जहां मिलती है वहां थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता है उस पानी का। तो जब तीसरा रंग वहां दिखाई देता तो लोग कहते हैं तीसरा रंग जो है सरस्वती का है, पानी है। कुल मिलाकर ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है, और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के मान्यता, और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा, आम समाज में मुस्तफाबाद नाम का एक कस्बा यमुनानगर में थाना छप्पर के पास है। तो मैं लगातार सब जगह जाता था, तो वहां मैं जब गया तो एक तालाब में, तालाब है कोई बहुत साफ नहीं था उस समय, वो वहां महिलाएं जाती हैं, साफ पानी नहीं भी है तो भी आचमन करती हैं। मैंने पूछा कि क्यों, इस पवित्र इसका भाव क्यों बना हुआ, इसके प्रति श्रद्धा क्यों है? कहने लगे इसका नाम सरस्वती तालाब है और ये सरस्वती नदी का हिस्सा है। और एक नई बात जुड़ गई। फिर पेहवा में पता लगा कि वहां भी जहां पितृदान करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां जिस सरोवर में पिंड का दान किया जाता है कि वो सरस्वती का पार्ट है। हम जाएं पिपली, तो पिपली में जू जहां है बिल्कुल बस स्टैंड के पास, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये बहुत पुराना उस समय से लगा हुआ है, सरस्वती। अब लिखा हुआ तो नाला था वहां, सरस्वती नाला, क्योंकि पानी कम है तो नाला ही बन गया वो। तो ऐसा ये लोक किंवदंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहां कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें? उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो यही लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री, दो खोल है वहां, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं, और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने, मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज इसका परिणाम निकला, और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं, तो वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 60-61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा, 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन एक निरंतर प्रवाह अगर बनता है तो उसका एक श्रद्धा का भाव लोगों का जागेगा। और इसको हम निश्चित रूप से आगे, जहां तक कैथल है, कैथल तक इसका जो मार्ग है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरस्वती का मार्ग लिखा हुआ बहुत जगह पर, उसको निर्बाध करेंगे, उसको धारा प्रवाह करेंगे। और आगे चलकर जो आज की घग्गर है, ये घग्गर नदी, ये ही उसका सरस्वती का रोड यानी कोर्स जो है, रूट कोर्स ये माना जा रहा है।
उसके आगे क्या करना होगा देखेंगे, लेकिन वहां तक को इसको चलाएंगे ताकि ये पूरा कुरुक्षेत्र होगा, तीर्थ स्थल बन गया, पेवा है तीर्थ स्थल है, ऐसे ही इन स्थानों के ऊपर सरस्वती का जो आदिबद्री का स्थान है तीर्थ स्थल है, इसका विकास होगा, लोगों को मान्यता बनेगी और एक यानी जिसको कहना चाहिए पर्यटन भी और एक तीर्थ स्थल का भ्रमण भी ये इसमें से बनेगा। दूसरा विषय हमारे ध्यान में आता है कि क्यों नहीं पर्यटकों के लिए कपाल का यानी कालेश्वर इधर कालका से लेकर के कालेश्वर तक शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इसमें बहुत स्कोप है पर्यटन का, उसी में ये स्थान आता है और उसी में हमारा लोहगढ़ आता है। तो लोहगढ़ में भी बड़ा स्मारक बनाने की योजना है, ट्रस्ट के माध्यम से वो सब बनाएंगे ताकि जो वॉरियर्स सिखों के वॉरियर्स की जो हिस्ट्री है उसका एक स्मारक वहां बनाया जाए, लोगों का श्रद्धा का भाव जागे। कपाल मोचन पहले से बहुत बड़ा स्थान वहां है, तो वो एरिया तीर्थाटन के लिए भी बहुत प्रमुख स्थान है जिसका आगे चल करके हमारे दोनों प्रदेशों को लाभ होगा। तो इस के नाते से काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। एक दूसरा पहलू जो है वो भी हमको ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे बताया, पानी तो पहाड़ में ही आएगा, वर्षा ज्यादा वहां होती है, लेकिन पहाड़ में पानी रुकेगा नहीं, बह के नीचे आएगा। अब जब नीचे आता है तो अच्छा भी हम झेलते हैं, बुरा भी हम झेलते हैं। अच्छा तो यह है कि पानी हमको सिंचाई के लिए मिलता है, बुरा ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो फसलों की तबाही भी पानी करता है। तो हमको तो दोनों तरफ से सतर्क रहना है, पानी का उपयोग भी करें और तबाही भी ना हो। बाढ़ भी स्थान स्थान पर आती है। हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग के लगभग 7 लाख एकड़ हरियाणा में वाटर लॉगिंग है। जहां पानी अधिक हो जाता है वहां वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां की फसल वैसे खराब हो जाती है। तो इस पहाड़ के पानी को बहुत बड़ा डैम तो अभी कोई एक तो कल्पना हमने की है और वो योजना आज ही बताई है हमने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल को भी और मुख्यमंत्री जी वहां थे ही कि हथनी कुंड यमुना, इस हथनी कुंड का जो हमारा बैराज है वो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा पानी रुकता है, लेकिन वर्षा में 6 लाख से लेकर 8 लाख क्यूसेक पानी कभी कभी वहां आता है थोड़े दिन। अब उस पानी का उपयोग हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा पीछे एक बड़ा बांध हम बना करके या इवन डैम बनेगा, डैम के वहां बिजली भी पैदा होगी, तो उसकी एक योजना मोटे रूप से कंसीव की गई है। मैं स्वयं वहां 2 बार होकर आया हूं कंवरपाल जी के साथ, क्योंकि वो क्षेत्र कंवरपाल जी के एरिया में आता है। तो उसके लिए हमने एनओसी मांगी है और आज प्रिंसिपली मैं मान के चलता हूं कि इसकी एनओसी हमें कम से कम उसका सर्वे करने के लिए मिल जाए, बाकी बातें फिर करेंगे। तो ये एक एनओसी हमको मिल जाए तो वहां बहुत बड़ा डैम बनने से पानी की जो कमी आज चाहे दिल्ली चिल्लाता है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी पानी बार बार औरतों के बस चलता नहीं है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, तो कम से कम वो पानी की कमी भी पूरी हो सकती है। फिर यमुना के अंदर 3 महीने के बाद जो पानी आता है वो वेस्ट वाटर ही जाता है, गंदा पानी चलता है, तो यमुना कभी भी साफ पानी 9 महीने चलती नहीं है। लेकिन अगर हम 20 क्यूमेक पानी, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, वो पानी अगर छोड़ते हैं उस डैम से तो फिर यमुना में भी धारा प्रवाह पानी चलेगा। आज की जो गंदगी है वो समाप्त होगी, कम होगी और आगे खास करके मथुरा के साइड में जो पानी गंगा का है उसमें कुछ थोड़ा उपयोग करने लायक पानी भी वो हो सकता है। बिजली भी वहां बनेगी, वो हम आपस में बैठ करके तय करेंगे कि पानी का उपयोग जितना भी हिमाचल कर सकता है जरूर उसमें से करे, क्योंकि सीमाएं हिमाचल की, पानी जहां है वहां आसपास तो उपयोग होगा, ऊपर तो चढ़ाई हो नहीं सकती, तो ऊपर तो जहां इनको रोकना होगा अपने आप रोकेंगे, लेकिन उस पानी में से आसपास हिमाचल भी उपयोग करे। उसमें उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, वो भी उपयोग कर सकते हैं और उसमें हरियाणा और दिल्ली को पानी मिल सकता है। बिजली बनेगी, हम मिल करके उसका उपयोग कर सकते हैं, मिल करके उसको बना सकते हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट यमुना के अपर रेंजेस में पहले से बन रहे हैं, 2 तो बन रहे हैं, एक का भी अमूल्य होना है, हमने सुना ही होगा, रेणुका, किसाऊ और लखवार। उसके बाद चौथा ये बनता है तो पानी की बहुत समस्या इन सब प्रदेशों की समाप्त होगी, ऐसा उसमें से एक हमको लगता है। ये जो शिवालिक की रेंज है, इस शिवालिक रेंज में भी 12 छोटे डैम, जैसा एक ही आज साइन हुआ है, ऐसे 11 और हैं इसके अतिरिक्त, वो भी हमने
सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजा हुआ है और उसके सर्वे के लिए हिमाचल प्रदेश से भी हम एनओसी सब लेंगे। लेकिन वो भी अगर बनता है तो उसका भी उपयोग, जैसे आदि बद्री का बताया, ऐसा ही उपयोग हिमाचल को भी होगा, हरियाणा को भी होगा। और पानी यानी समय जब आवश्यकता होती है उस समय उस पानी का उपयोग ये सब कर पाएंगे। एक विषय आज हमने और निकाला है कि मोरनी क्षेत्र अब धीरे धीरे टूरिज्म के नाते से विकसित हो रहा है, लेकिन बड़ी कठिनाई वहां पानी की है। पानी की इस कठिनाई को भी दूर करने के लिए आज हमने कहा कि एक जो पीछे नदी बहती है वहां भी कोई एक छोटा बैरियर, कोई डैम बन करके उस पानी का भी हम उपयोग कर सकें, इसका भी हमने आग्रह किया है। तो पानी का दोहन, पानी का उपयोग एक विषय, और सांस्कृतिक और हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके अंदर लोगों की श्रद्धा है, उस नाते से तीर्थाटन को और बढ़ाया जाए, पर्यटन को और बढ़ाया जाए। इस नाते से हिमाचल सरकार के साथ हम मिलकर के काम करने वाले हैं। मुझे विश्वास है पूरा कि हिमाचल सरकार हमको पूरा सहयोग करेगी, जिसमें से परस्पर दोनों ही प्रदेशों को लाभ होगा और इस नाते से पानी की जो आवश्यकता है वो सबकी पूरी होगी। यही आज के इस एमओयू का साइन करने का जो हमारा पर्पस था, हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हुआ। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।